गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं सो कॉल्ड प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट। अब ये सो कॉल्ड प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जरा ध्यान से समझो बच्चे, जब तक आप प्रॉपर एम जानते नहीं हो, लिखते नहीं हो, बिल्कुल बेकार है। एक बात और ध्यान रखिए कि नॉर्मली जो स्टूडेंट है ना वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए दौड़ता है, जबकि फैक्ट ये है कि मेरी समझ में सबसे मुश्किल या सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है। तो बड़ा केयरफुली आप लोगों ने काम करना है। दूसरी चीज, ऑप्टिक्स में एक वाइड एंगल से वाइवा के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोगों को अगर ये एक्सपेरिमेंट मिलता है या हम जानबूझ के लेते हैं, दोनों ही बातें हो सकती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सेकंड एक्सपेरिमेंट है वो आपकी चॉइस से भी मिल जाता है, कई बार, हमेशा नहीं मिलता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मिल जाएगा। तो रिलेशंस, अगर आपके पास ये एक्सपेरिमेंट आता है तो आपको ऑप्टिक्स के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर जरूर आना चाहिए। देखिए क्या है, बड़ा आसान सा काम हो सकता है। सबसे पहले तो हम लोग यहां एम की बात करेंगे। डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम लोगों को पता करना है किसका, गिवन प्रिज्म का। पहली बात तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मली 8 या 10 रीडिंग्स हम लोग यहां प्रेस्क्राइब करते हैं, भैया 8 या 10 रीडिंग आपने लेनी है। क्या होता है, एक दिन में 5-6 रीडिंग आती है आपकी, उस प्रिज्म को रख के चले जाते हो, दूसरे दिन दूसरे ले लेते हो। भैया वो कह रहा है गिवन प्रिज्म, तो क्या लैब में मिलने वाले सारे के सारे जो प्रिज्म है वो आइडेंटिकल है? नहीं है। आपने आधी या 3-4 रीडिंग तो ले ली एक प्रिज्म से, दूसरे दिन आए तो दूसरा अलग प्रिज्म मिल गया, तो कैसे भैया आ सकता है? कई बार क्या होता है कि बच्चे इसकी जो रीडिंग्स है ना वो उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं। भाई जो एक्सपेरिमेंट करते समय आपको प्रिज्म मिला था, क्या वही फाइनल एग्जाम में मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो आपने हमेशा ईमानदारी के साथ ये काम करना है, उस बात को सोचना है कि मेरे को एक ही प्रिज्म यूज करना है फॉर एवर। आगे बढ़ते हैं। प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस को केयर में रखना है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन। अब कई सारे बच्चे जब वाइवा दे रहे होते हैं तो उनको तो यही नहीं पता होता कि इंसिडेंस एंगल कौन सा है और डेविएशन एंगल कौन सा है, वो तो उसी में भटकते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो हम लोग यहां पे एक तो पर्टिकुलर प्रिज्म की बात करेंगे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेजर करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर करेंगे। इसके बाद फिर हमारा थ्योरेटिकल और फॉर्मूले में और कैलकुलेशन में या ग्राफ के ऊपर काम बचता है, तो वो हम लोग कर लेंगे। तो एडम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मैं प्रिज्म को यहां पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखिए ट्रायंगुलर लेमिना है, आप सब लोग देख पा रहे हैं। अब इस ट्रायंगुलर लेमिना में ये मेरा प्रिज्म एंगल कहलाता है। अब ये प्रिज्म एंगल, अब देखने के लिए तो यहां पे 3 प्रिज्म एंगल है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, लेकिन एक्चुअल में प्रिज्म एंगल कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक्सपेरिमेंट में अपने प्रिज्म को प्लेस करते हो और जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे लाते हो, इस इंसिडेंट रे के सामने वाला ये वाला जो एंगल होगा, ये प्रिज्म एंगल ए होगा। अब ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि तीनों एंगल सेम हो, तो आप तो इसकी ओरिएंटेशन को भी कंसीडरेशन में नहीं रखते। कई बार कभी इस फेस पे इंसिडेंट हो जाता है, कभी इस फेस पे हो जाता है, कभी इस पे हो जाता है। प्रिज्म है, उठा के यहां से यार घूम गया, अब घूम गया तो ऑब्वियसली आपका तो प्रिज्म एंगल ही चेंज हो गया। अब जब बार-बार रीडिंग्स में प्रिज्म एंगल चेंज होगा तो भैया रीडिंग कैसे सही आ जाएगी बताओ? आप लोग लैब में काम कर रहे हो, कोई एनपीएल तो है नहीं कि यहां पे आइडेंटिकल आप लोगों को इक्विलेटरल प्रिज्म मिलने वाला है। हो सकता है आधा डिग्री का, 1 डिग्री का प्रिज्म एंगल्स में फर्क हो तीनों में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपने प्रिज्म के ऊपर एक मार्क प्लेस करना है, किसी भी मार्कर से या पेन से, व्हाटएवर सो, जिससे प्रिज्म खराब भी ना हो। जिससे क्या होगा कि हमेशा आप जितने बार भी इस प्रिज्म को प्लेस करोगे, हमेशा एक ही ओरिएंटेशन में ये प्लेस होता रहेगा, अगर आपने इसके ऊपर ये मार्क पहले से लगा रखा है तो प्रिज्म एंगल कौन सा होता है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में ये रिफ्रैक्टिंग एज की बात हम लोगों ने की, रिफ्रैक्टिंग फेज की किसकी बात की, एंगल की बात की, व्हाटएवर। अब हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन की बात करें। अब ये प्रिंसिपल सेक्शन क्या है? रेस्टोरेंट जब लैब में चलेंगे और हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट होगा, हम प्रिज्म अपने पास रखेंगे तो आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे।
तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो प्रिज्म का बेस या टॉप जो होता है उसे हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन के नाम से जानते हैं। अब किसी प्रिज्म के अंदर हम लोग जब लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो किस तरह से उसमें डेविएशन होता है, किस तरह से वेव फॉर्मेशन की बात होती है, किस रे को क्या नाम देते हैं, ये बात जरा समझने की कोशिश करें हम लोग यहां। इस सरफेस पे मैं इंसिडेंट रे गिरा रहा हूं, ठीक है। इंसिडेंट रे के बारे में ही सबसे पहले बात करें तो मेरा कॉन्सेप्ट यहां होता है मोनोक्रोमेटिक का, मोनोक्रोमेटिक। अब आप नॉर्मल कंडीशंस में लैब में मोनोक्रोमेटिक तो कभी गिराते ही नहीं हो। आप क्या करते हो, आप तो यहां पे एक ऑल पिन खड़ी करते हो या 2 ऑल पिन खड़ी करते हो। अब ऑल पिन से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट बाहर निकलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या वो मोनोक्रोमेटिक होगी? नो एंड नेवर। वो होगी आपकी व्हाइट लाइट, और व्हाइट भी कौन सी? जनरली सन स्पेक्ट्रम। अब सन स्पेक्ट्रम में ऑल पॉसिबल वेवलेंथ होती हैं, सब जानते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, कौन सी वेवलेंथ यहां पे चूज करें? जब भी हम सन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, व्हाइट लाइट की बात करते हैं, ट्यूबलाइट वाली लाइट व्हाइट नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाइट लाइट सेंस फॉर सनलाइट। तो सनलाइट में आपको मीन वेवलेंथ यूज करना होता है, और ये मीन वेवलेंथ होता है 6000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता होगा सन स्पेक्ट्रम आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक खत्म हो जाता है। अब इसका जो मीन आता है वो आता है कहां? 6000 पे। तो हम लोग यहाँ पे 6000 को एज आइडियल लेकर के चलते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज नहीं कर रहे होते, यहाँ पे क्या यूज कर रहे होते हैं? व्हाइट लाइट यूज कर रहे होते हैं, सनलाइट यूज कर रहे होते हैं, और जिसका जो मीन वेवलेंथ है वो हम लोग 6000 कंसिडरेशन में लेते हैं। चलिए साहब, ये मेरा नॉर्मल टू सरफेस हो गया। अब ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू सरफेस के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या हो गया जी? वो हो गया मेरा इंसिडेंट एंगल। फर्स्ट सरफेस से क्यू पॉइंट से यहां से रिफ्रैक्शन हुआ, तो चूंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है। अब ये रेयर मीडियम कौन सा है? बेसिकली रेयर मीडियम वो मीडियम है जिसके अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है। और डेंसर मीडियम कौन सा है? डेंसर मीडियम वो है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कंपैरेटिवली कम है। अब कि साहब वो गाढ़ा दूध और पतला दूध और पतंजलि का दूध वो उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, नहीं भैया, वो डेंसिटी यहां पे काम नहीं करती। मास डेंसिटी की बात हम लोग नहीं आप करते, यहां पे हम लोग बात कर रहे होते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, और ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां रेयर से डेंसर हम जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? अवे फ्रॉम टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगी। तो भैया ये नॉर्मल है आपका, टूवर्ड्स नॉर्मल आ गई, ये आपकी इंसिडेंट रे जो थी वो रिफ्रैक्ट होके मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स, इस सरफेस पे पहुंची तो यहां क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर जा रही है, ये नॉर्मल टू सरफेस है। अब इस नॉर्मल टू सरफेस से क्या होगा? ये अवे फ्रॉम चली जाएगी, अवे फ्रॉम चली जाएगी तो ये आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है किसका? रिफ्रैक्शन का। अब हम बात करते हैं डेविएशन की। तो डियर स्टूडेंट, डेविएशन निकालना बड़ा आसान सा काम है। कैसे? आप ये मान लीजिए प्रिज्म है ही नहीं। कैसे नहीं है भैया? प्रिज्म की आउटलाइन बना दो और प्रिज्म को हटा दो, तो आपका वर्चुअल प्रिज्म जो है रखा रहेगा। प्रिज्म की आउटलाइन आपने बना दी एक बारीक पेंसिल से और प्रिज्म को हटा दिया। ये रेज ट्रेस करने के बाद तो भैया ये था आपका क्या? इंसिडेंट रे, ये था आपका इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म हटाने के बाद ही आपको पता लगता है। कई बार क्या होता है, थोड़ा सा भी माल फंक्शनिंग होती है, इंसिडेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ये आपका बाहर भी बन जाता है प्रिज्म की बाउंड्री से, कई बार प्रिज्म की बाउंड्री के अंदर बनता है। तो डजंट मैटर। आप लोगों को यहां जो इंसिडेंट एंगल लेने हैं वो 35 से शुरुआत करनी है और 3-3 डिग्री के डिफरेंस में लेने हैं। 38, 41, 44, व्हाटएवर सो। ये आप लोग यहां पे 47, ये इंसिडेंट एंगल्स की वैल्यू लोगे और इनके करस्पॉन्डिंग आप लोग एंगल ऑफ डेविएशन अपना निकालोगे। ध्यान रहे, आपका डी प्रॉपर होना चाहिए, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, आउटलाइंस प्रॉपर बनी होनी चाहिए। अब 1 डिग्री आपको पता ही लगता है आपका प्रिज्म हिल जाता है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट। फिर कहते हैं हमारा तो ग्राफ नहीं आ रहा। अरे भैया ग्राफ तो तब आएगा जब एंगल मेजरमेंट सही से करोगे। यहां तक मैंने देखा है कि बच्चा जो है ना, इंसिडेंट एंगल की जगह पे ये वाला एंगल मेजर करके रख देता है। एंगल ऑफ डेविएशन की तो बात ही छोड़ दो, एंगल ऑफ डेविएशन तो वो कई बार गलती करता है। पता नहीं कौन कौन से एंगल्स को एंगल ऑफ डेविएशन कहना शुरू कर देता है।
तो डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड इट इज आर इंसिडेंट एंगल एंड इट इज आर एंगल ऑफ डेविएशन। ये बिल्कुल केयरफुली देख लें। और जो डी है वो बेटर होगा कि आप डिग्री का भी सब पार्ट वाला डी आपको मिलता है तो आप वो वाला यूज कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स ये इमेज किस तरीके से बनती है हमारी और प्रिज्म कैसे हमारा होता है ये सब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी तो फिगर बड़ी मजेदार सी है, अगर आप इस फिगर को सही से तैयार कर लेंगे तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए और भी तैयार हो जाता है। यहाँ प्रिज्म फॉर्मूला वो आपसे कई बार पूछ लेता है, डेविएशन पूछ लेता है, डिस्पर्जन पूछ लेता है। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए दिया हुआ है, व्हाइट लाइट के लिए नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये कई बार अलग अलग कलर्स में भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि वो डिस्पर्स ना हो। दूसरी एक बात और भी है कि जो प्रिज्म के सरफेस हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ऑल पिन भी हमारी ग्रीजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने फेस पे जो है ना वो फेस क्रीम लगा के आए या वेस्लिन लगा के आए और वहीं से आपने अपने ऐसे फेस को साफ किया और उसी से ऑल पिन पकड़ ली। तो अब क्या होगा, ऑल पिन के ऊपर क्या लग जाएगा, नो डाउट ग्रीज लग जाएगा या वेस्लिन लग जाएगी या पेट्रोलियम जेली लग जाएगी। उससे क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ना होकर के इरेगुलर रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा और आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स अब मैं ये एक फाइनल इमेज और बात करना चाहूंगा अपने किसके बारे में, जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं उसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स सेम फिगर है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन को मेरे को एम्फसाइज करना था इसलिए इस फिगर को मैं यहां पे लेके आया हूं, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स को लेकर के मैं अगर बनाता हूं तो ये मेरे को ग्राफ मिलता है, नो डाउट इसी शेप का मिलेगा जैसा मैं यहां पे दिखा रहा हूं, हमेशा यही आता है और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने बना के देना। एक पर्टिकुलर जगह पर ये एंगल ऑफ डेविएशन मेरा मिनिमम होगा जिसको मैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम कह रहा हूं। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों को मेजर करके देखूंगा तो दोनों आपस में बराबर आएंगे, ये पहचान है इसकी, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ध्यान रहे ये जो अपॉन 2 है ये बेसिकली प्रिज्म एंगल एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मीन है और नीचे है साइन ए बाई 2। तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, ए की जगह पे 60 डाल देते हैं, ठीक है, ज्यादातर केसेस में मिलता भी है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप इस प्रिज्म एंगल को भी प्रॉपर मेजर करें विद द हेल्प ऑफ योर डी। अगर ये 59 डिग्री आता है, 58 डिग्री आता है तो आपको निश्चित रूप से ए की जगह पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो डालनी चाहिए, ना कि 60। कहने के लिए प्रिज्म इक्विलेटरल होता है। अगर मान लीजिए प्रिज्म आपको इक्विलेटरल नहीं मिल रहा तो आप ये काम पहले भी करके देख सकते हो। जब आपने अपने प्रिज्म के फेस के ऊपर मार्क लगाया था उससे पहले आप क्या करो, एक प्रिज्म लो जो भी आपको मिला है उसकी आउटलाइन प्रॉपर बना लो और तीनों एंगल्स को क्या कर लो, मेजर कर लो। अब जो 60 के बिल्कुल नजदीक वाला हो उसको प्रिज्म एंगल हमेशा ट्रीट करो और उसी के अकॉर्डिंग अपना मार्क उसके ऊपर बना लो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। 100% आप लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सही निकल के आएगा, बिल्कुल बढ़िया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इन चीजों को पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते हो। अब या तो आपको पता नहीं होती या आप ध्यान नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। और एग्जामिनर देखो कैसा भी होगा फिजिक्स का ही, ये तो बताइए आपको, तो बेवकूफ तो नहीं होगा। मतलब जो व्यक्ति फिजिक्स पढ़ रहा है और किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, अब वो एक अलग बात होती है कि गली मोहल्ले के आसपास लेकर के बैठ के साथ मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, चाहे वो फिजिक्स जिंदगी में कभी एक पेपर क्रॉस ना हो पाया हो, तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा है, किसी भी स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है या पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है, व्हाटएवर सो, क्योंकि आप लोगों के यहाँ जो एग्जामिनर्स आते हैं वो पब्लिक स्कूल से भी आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से भी आते हैं, दोनों तरह के एग्जामिनर्स हो सकते हैं। तो वो एक सेकंड में पकड़ लेता है आपकी डेप्थ, उसको देने लगती। वो 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा आके कह रहा कि मेरे तो वाइवा में एक ही क्वेश्चन पूछा था। अरे भैया तूने बताया क्या था एक क्वेश्चन में, तूने कुछ नहीं बताया था, तेरे फेस से ही पता लग गया था कि तू कितने पानी में है। इसलिए उसने दूसरा क्वेश्चन पूछ के अपना टाइम खराब नहीं किया। उसने सोचा यार कोई और अच्छा सा बच्चा मेरे को मिल जाए तो उसका कुछ भला कर दूं, क्योंकि वो जितने क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कहीं ना कहीं फैक्टफुल होंगे, कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो एक क्वेश्चन पे आपका वाइवा खत्म हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है आपके अंदर। बहुत सिंपल सी बात है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आप बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार रखे जाएं जो भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था। एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, मिनिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में कैसे प्लेस करेंगे। 10 रीडिंग आप लोगों को लेनी होती है। अब रीडिंग कैसे लेनी है ये बात भी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर आप लैब में जाएंगे और सीधा सीधा अपना काम शुरू कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रिज्म लेकर के सबसे पहला काम तो उसका प्रिज्म एंगल आप लोगों ने क्या करना है, मेजर करना है। और प्रिज्म एंगल मेजर करके आपने उसके ऊपर मार्क बनाना है। और प्रिज्म एंगल मेजर करेंगे और मार्क इस तरह से लगाएंगे कि आपका जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री के बिल्कुल नजदीक हो या एग्जैक्ट 60। ये मार्क लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि मान लीजिए ये आपके पास में A4 साइज की शीट है, ये A4 साइज की शीट है। तो आपने इस A4 साइज की शीट में सेंटर से थोड़ा ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन जितनी पतली हो सकती है बिल्कुल उतनी पतली ड्रॉ कर लेनी है। अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप कम से कम 5 आउटलाइन इक्वी डिस्टेंस बना देंगे। आपका जो प्रिज्म है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रख के, मतलब आपकी ओरिएंटेशन प्रिज्म की बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। यह बात विशेष रूप से आपने ध्यान रखनी है। चलिए 4 बनी, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 बना लेंगे। अब इन 5 पे आप बिल्कुल यहां सेंटर पे नॉर्मल टू सरफेस बनाएंगे। नॉर्मल टू सरफेस बनाने के बाद आप यहां इंसिडेंट एंगल प्री डिसाइडेड लेकर के बना देंगे। ये कैसे होगा अभी बताया था मैंने, भैया 35 से शुरुआत करो, 2-2 डिग्री के डिफरेंस में ले लो या मैक्सिमम 3-3 डिग्री के डिफरेंस में ले लो। चलो मैं इसको 2-2 डिग्री के डिफरेंस में लेता हूं। तो 35, 37, 39, 41 ये आप एंगल यहां बनाते जाओ और इंसिडेंट रे जो है वो सबकी प्लेस कर दो बिल्कुल शार्प पेंसिल से। और इसके ऊपर यहां ये एरो भी मार्क कर दो और लिख भी दो कि ये इंसिडेंट एंगल है, सॉरी इंसिडेंट रे है। इन एंगल्स की वैल्यू यहां मेंशन भी कर दो, ये 35 है, ये 37 है, व्हाट एवर। डिस्टेंस अब आपको ऑल पेन लेनी है, 2 लेनी है, स्टील ऑल पेन लेनी है, बिल्कुल पतले वाली ऑल पेन लेनी है, बिल्कुल सीधी ऑल पेन लेनी है। उनके ऊपर ग्रीज व्रीज या कोई चीज ना लगी हो, टिश्यू पेपर लेकर के उससे साफ करके उनको रखना है। अब आपने 2 ऑल पेन कुछ इस तरह से प्लेस करनी है डियर स्टूडेंट्स। एक ऑल पेन बिल्कुल यहां नजदीक इरेक्ट पोजीशन में खड़ा करेंगे। अब पेपर पे जितना मैक्सिमम आप इस पहली ऑल पेन से दूर प्लेस कर सकते हो दूसरी ऑल पेन, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। पेपर से बाहर नहीं जाना आपको, पेपर पे ही करना है, लेकिन जितना मैक्सिमम कर सकते हो। और इसको आपने ऐसे एनसर्कल भी कर देना है जिससे कि आपको ये याद रहे कि भैया मैंने यहां पे अपनी ऑल पेन खड़ी की है। जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे 2 ऑल पेन आप फ्री कर दोगे तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से आप इन ऑल पेन्स को यहां से देखना शुरू करोगे। आपको इस तरह से देखना है कि पहली ऑल पेन के पीछे दूसरी ऑल पेन छुप जाए। आपने बॉटम को कंसीडर करना है, टॉप को नहीं। टॉप कई बार क्या होता है कि ऑल पेन सीधे खड़ी नहीं होती तो टॉप आपकी डिफर आती है, तो आपने बॉटम को कंसीडर करना है। अब तीसरी ऑल पेन लेनी है और बिल्कुल नजदीक यहां पर ये तीसरी ऑल पेन लगा देनी है और इस तरह से लगानी है ये तीसरी ऑल पेन कि इस ऑल पेन के पीछे बाकी की दोनों ऑल पेन छुप जाए। अब आप चौथी ऑल पेन लोगे। चौथी ऑल पेन को जितना बड़ा आपके पास पेपर है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आप ये लगा सकते हो, वहां पे ये चौथी ऑल पेन आप लगाओगे। अब इस चौथी ऑल पेन के पीछे ये तीनों छुप जानी चाहिए। आपकी पहली रीडिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। प्रिज्म को उठाओ, दूसरी ओरिएंटेशन पर रखो, इनको एनसर्कल करो, लगे हाथ एक स्केल की हेल्प से इसको बढ़ा दो। ये आपकी रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे हो गई। ये इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दो। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। इसको साथ ही साथ डी की हेल्प से मेजर करो और यहां जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को लिख दो। सपोज 38 डिग्री आई है, लिख दो। पहली रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। सॉरी, अब ये ऑल पेन यहां से हटाओ, बिल्कुल सेम पोजीशन में यहां पे लगाओ। दूसरी रीडिंग के लिए फिर यहां जाओ, तीसरी रीडिंग व्हाटएवर सो।
आपने यहां पे 8 रीडिंग इस तरह से कंटिन्यूएशन में ले लिया। 9वीं और 10वीं जो रीडिंग है वो आउटलाइन बना के छोड़ दो, रीडिंग अभी नहीं लेनी। 8 रीडिंग के बेसिस पे आप अपना बनाओगे ग्राफ। मान लीजिए ये ग्राफ के लिए 4 पॉइंट आपके ये आ गए और 4 आ गए दूसरी तरफ। अब स्टूडेंट्स यहां से जब आपके पॉइंट्स आ जाएंगे तो इस ग्राफ को स्मूथली फ्री हैंड से आप इस तरह से पूरा करोगे। आप क्या देखोगे, ये जो 2 रीडिंग हैं इनके बीच में यहां इस ग्राफ के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा होगा। इस पॉइंट पे जो भी मेरा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है उस एंगल को लेकर के मैं अपनी 9वीं और 10वीं रीडिंग को पूरा करूंगा। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि मान लीजिए ये वाली रीडिंग आपकी इंसिडेंट एंगल 41 पे आई है और ये वाली रीडिंग इंसिडेंट एंगल 43 पे आई है, तो अब आपके पास ये 2 बचे हुए ब्लॉक हैं, इन पे आप 42 को कंसीडरेशन में ले सकते हो। ठीक है, 3-3 का डिफरेंस अगर लेते हो तब तो 2 बच जाएंगे, आपको 42 मिल जाएगा और 43 मिल जाएगा। और अगर 2-2 के कंसीडरेशन पे ले रहे हो तो एक ही पॉइंट मिलेगा, तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, 9 पे भी काम खत्म हो जाएगा, 9 रीडिंग लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या कई बार क्या होता है कि एक आध रीडिंग हमारी जो है ना, वो जब हम इसके इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं यहां पे, तो वो जो हमारी स्मूथ ग्राफ है उससे कहीं बाहर चला जाता है, हो जाती गलती, कोई बात नहीं भैया, इसको यहां दिखाओ जरूर लेकिन डिस्कार्ड कर दो। और इस रीडिंग को जो हमारी 10th वाला एक और बचा है या 9th वाला एक और जो एडिशनल आपके पास में प्लॉट पड़ा हुआ है उसके ऊपर दोबारा से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पेंसिल से बार बार उसको रगड़ के साफ करना, काटना, पेपर को मोड़ना, ये सब नहीं करना है। आपने नीट एंड क्लीन वर्क करना है। गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन से काटो, दूसरी रीडिंग ले लो, किसने मना किया भैया। 2 पेपर में कवर नहीं हो रहा, 3 पेपर में कवर कर लो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी ग्राफ को और भी हमने थोड़ा सा एक बार और नीचे बना के दिखाया हुआ है, दैट इज हियर, थोड़ा और बड़ा सा कर दिया यहां पे। तो मैं समझता हूं कि आप ये काम करोगे, बाकी का काम अभी एपरेटस के साथ हम लोग एक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद द हेल्प ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये शीट हम लोगों ने अभी यहाँ पे तैयार की है। इस शीट पे जैसा मैंने आपको बताया था, सेंटर हाफ से थोड़ा ऊपर ये हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ की, इसके ऊपर डिफरेंट पोजीशंस को ये हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। और मैं समझता हूँ यहाँ इंसिडेंट रेज भी हम लोग साथ साथ बना लेते हैं। तो ये देखिए अलोंग विद एंगल्स, तो 40 डिग्री पे मैंने ये एक इंसिडेंट रे बनाई, दूसरी इंसिडेंट रे ये 43 पे बनाई। देन आफ्टर नेक्स्ट जो है मेरे पास ये अगेन नेक्स्ट एंगल मेरे पास इट में भी 47 डिग्री मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये इंसिडेंट रे हम लोग सारी बना लेते हैं, नॉर्मल टू प्लेन हम लोग सारे के सारे बना लेते हैं। और जहां तक ऑल पिन्स को लगाने की बात है इंसिडेंट रे के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट्स ये ऑल पिन्स जो बिल्कुल अपराइट पोजीशन में मैंने लगाई हुई हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गैप इनके बीच में हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा गैप हम लोगों को यहाँ रखना चाहिए। एज यूजुअल जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप प्रिज्म यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो प्रिज्म के जो फेसेस हैं उनको बिल्कुल क्लियर आप करेंगे, इन पे कोई भी वैक्स या व्हाटएवर सो ऑयल या कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जिससे कि डिफ्रैक्शन हो जाए। फिर इसके बाद जो हमारा इसके ऊपर मार्क है उस मार्क को भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे ये तो नहीं काम कर रहा, कोई दूसरा दीजिए। तो ये हम लोग एक मार्क जो है लगा लेते हैं। इवन ये मार्क हमारा थोड़ा सा कमज़ोर था इसलिए दोबारा से लगाया है, बाकी इसी डायरेक्शन में मार्क पहले लगाया हुआ था हमने जब ये आउटलाइंस हमने प्रिज्म की बनाई थी। तो मार्क लगाने का काम जो है वो बिल्कुल बिगिनिंग में कर लेना चाहिए जब भी आप लोग ये आउटलाइंस बना रहे हैं। अब सिंपल सा मैं ये सेकंड रीडिंग को सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे ही हम लोगों को पहली वाली भी रीडिंग करनी होगी। जिस पोजीशन में ये मार्क है हमेशा उसी पोजीशन में लगाना है और प्रॉपर आउटलाइंस के अंदर ही इसको प्लेस करना है, ये आउटलाइन से बाहर ना हो। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं ऑल पिन अपने साथ में रखूँगा और इसके इस सेकंड फेज से मैं इसको देखने की कोशिश करूँगा यहाँ से। तो जो पिन मैं लगा चुका हूँ वो पिन मेरे को दिखाई देंगी। अगेन इसके बैकग्राउंड में अगर मैं लीस्ट बैकग्राउंड यूज़ करूँगा
तो निश्चित रूप से मेरे को पिंस जो है वो कंपैरेटिवली अच्छे से दिख जाएंगी और साफ दिख जाएंगे, मेरे को बहुत ज़्यादा कहीं कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं थर्ड पिन लगा रहा हूँ वो इस तरह से लगाऊंगा जो प्रिज्म के नज़दीक हो, और जो पीछे वाली जो ऑल पिन्स हैं, पीछे वाली ऑल पिन्स की बॉटम को टारगेट करते हुए लगाऊंगा कि ये थर्ड पिन के पीछे बाकी की दोनों पिन जो है वो छुप जाएं। तो इस तरह से मैंने लगाया। अगर मैं यहां से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो नो डाउट ये जस्ट ए मिनट, लास्ट ऑल पिन मेरे को लगानी है। तो लास्ट ऑल पिन मैं इस तरीके से प्लेस करूंगा कि अब इस ऑल पिन के पीछे बाकी की तीनों ऑल पिन्स छुप जाएं, और नो डाउट मेरे को इसकी जो बॉटम है उसको कंसीडरेशन में लेना है, टॉप को कंसीडरेशन में नहीं लूंगा। मैं कितना भी अपराइट पोजीशन में इन पिन्स को लगाता हूं, लेकिन कई बार ये टॉप पोजीशन पे जाकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डेविएट हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से मैंने लिया। अब मैं आपको इस रीडिंग को दिखाने की कोशिश करूं तो यहां से देख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये पिन देखता हूं तो अब देखिए ये जो सबसे पहली वाली पिन है इसके बैक साइड में सारी की सारी पिन जो हैं वो ऑलमोस्ट छुप गई हैं। तो ये मेरे पास रीडिंग आ गई। अब मुझे नेक्स्ट जो वर्क करना है, नेक्स्ट में सिंपल सा, सबसे पहले तो जहां भी मेरी पिन है उन पोजीशंस को मेरे को मार्क करना है। ये मैंने पिन की पोजीशन को मार्क कर दिया। अब मैं अपने प्रिज्म को हटा सकता हूं। ये मैंने प्रिज्म हटाया, इन पिन को निकाला। ध्यान रहे, पिन को जब मैं पेपर में इंसर्ट करता हूं, यानी जब ये होल पेपर के ऊपर आता है या मार्क आता है, तो उससे पहले मेरे को एंश्योर हो जाना चाहिए कि मैं सही लगा रहा हूं या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक शार्प पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन करूंगा। ये मेरी इमर्जेंट रे है, तो ये मेरे पास इमर्जेंट रे का कॉन्सेप्ट आ गया। इस इमर्जेंट रे के ऊपर मैंने ये मार्क लगा दिया। अब मुझे इंसिडेंट रे जो थी इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। ये ऑल पिन्स हटा देता हूं मैं, अब इनका यूज मेरे पास नहीं है, काम मेरा हो गया है इनका। ये इंसिडेंट रे को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इवन दैट जिस समय आप इंसिडेंट रे बना रहे थे उसी समय इसको यहां से आगे डॉटेड पोजीशन में आगे बढ़ा सकते थे। अब मैं क्या देखता हूं कि आपस में एक दूसरे को ये टच नहीं हुई इंसिडेंट और इमर्जेंट रे, तो मैं इस इमर्जेंट रे को भी वापस ले जाऊंगा। तो ये यहां से मैं वापस लेकर के गया लाइक दैट। अब डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन है। इसी एंगल ऑफ डेविएशन को मेरे को करस्पॉन्डिंग टू दिस वन इंसिडेंट एंगल मेजर करके लिखना है, और इसी के बेसिस पे मेरे को ग्राफ बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल मेजरमेंट की बात हम करते हैं तो बड़ा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर मैं अपना ये डी प्लेस करूंगा, और एग्जैक्टली मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे को ये 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री मिल रहा है। तो सिंपली आई वुड लाइक हियर टू राइट 40 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 43 इंसिडेंट एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन मेरे को 40 डिग्री मिल गया। जस्ट लाइक मेरे को ये बाकी की सारी रीडिंग्स को कंप्लीट करना है। चाहूं तो मैं यहाँ पे रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3, 4, 5 इस तरह से प्लेस कर सकता हूं। जब भी आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप जितनी ज़्यादा रीडिंग्स लेते हैं उतना स्मूथ ग्राफ आपका आ जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 10 रीडिंग्स इसमें लाएं, बाकी आप इसको आगे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट।